जनता का रक्षक न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत। आपल्या मोबाईलवर रोज अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि पाहत रहा आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक बातमी। आदाब, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल जनता का रक्षक न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ आपकी क्षेत्र आपकी आवाज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की एक्स एम्प्लॉय मिस कीर्ति जोशी जी। तो मैम, सबसे पहले हमारी इस खास पेशकश शो में आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से, और आज आप हमसे जुड़े इसके लिए भी चैनल की ओर से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि पिछले कई महीनों से कई दिनों से हम यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग एक हम न्यूज कवर कर रहे हैं, जिसमें ठेकेदार, लेबर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ होने वाले अन्याय को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर उनके बिलिंग को लेकर उनके साथ बिना वर्क ऑर्डर का काम कराकर उनकी जिंदगी को, जान को खतरे में डाल रही है, और कहीं ना कहीं आला अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार की रिस्पांस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो एज पर आप एक एक्स एम्प्लॉय हो यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की, और कुछ हमारे न्यूज में आपने कमेंट्स भी किया है कि यहाँ पे बहुत से गलत काम हो रही है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप एक एक्स एम्प्लॉय रही है, एक वरिष्ठ आला कामगार रही है वहां की, आपने जॉब क्यों छोड़ा यूटीआई से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, धन्यवाद बोलूंगी कि कहीं ना कहीं मुझे, जब मैंने जॉब छोड़ा था तब मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी लड़ाई जो है खत्म हो गई। तो पहले इसलिए धन्यवाद कि आपने मुझे वापस से इस लड़ाई में वापस से, मुझे ऐसे लगा कि ये लड़ाई अभी भी चालू है और कहीं ना कहीं ये आवाज आप उठा रहे हो, तो इसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। मैंने जॉब छोड़ा क्योंकि लगातार मेंटल हेरेसमेंट ही, दिखने में हर बार फिजिकल हेरेसमेंट की जरूरत नहीं होती है, आदमी का मन, उसके सेंसिटिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और मुझे लगातार सालों साल दबा के रखा गया था। मेरे से काम करवा रहे थे, दिखाने के लिए पोजीशन दी गई थी मुझे, और मेंटली इतना हेरेस किया था कि मुझे जबरन, जबकि मैं सिंगल पेरेंट हूं, मुझे जबरदस्ती से छोड़ के मेरा खुद का बिजनेस करना पड़ा। जैसे कि मैम, हमने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के बारे में बहुत से जानकारी हमें हमारे चैनल के माध्यम से, जब से हमने न्यूज कवर करना शुरू किया है, बहुत से लोग हमें इन्फॉर्म कर रहे कि यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट जो है उनके बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे कि म्यूचुअल फंड आ गया, पैन डिपार्टमेंट्स हो गए, पीएफ फंड हो गया, और आदि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, और इन डिपार्टमेंट के अलग अलग तरीके की जो इनलीगल कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा है। तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूंगी कि यूटीआई टीएसएल में जो भी हो रहा है, आई वुड नॉट से ग्रुप, मैं इसको ग्रुप नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक गैंग है यहाँ पे, और ये मानने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। मैंने इस कंपनी के अगेंस्ट में, ये जो वरिष्ठ अधिकारी है इनका, ये जो गैंग है, एक 7-8 अधिकारी है जो वीपी, डीवाईपी, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं पहले सस्पेंड हो चुके हैं, या हर अधिकारी, मतलब यहाँ के इतने शातिर है, जो एक गैंग बन चुकी है। और ये कुछ आज का मामला नहीं, सालों साल ये करप्शन चल रहा है, सालों साल बहुत ज्यादा, बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे, बट ये सारे सब लोग मिले जुले हैं, डायरेक्टर से लेके मैं भी कहूंगी जो भी है, इनकी जो गैंग है वो बिल्कुल भी मिली हुई है, शातिर है, और ये लगातार चालू है। कोई आज की केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, पर इनको दबाना भी मालूम है, क्योंकि एज आई सेड, दे आर नॉट अ ग्रुप, इट्स अ गैंग, इट्स अ गैंग। जैसे कि आपने जॉब छोड़ा, आप कह रहे हैं कि आपके साथ हैरेसमेंट किया गया है, इसी तरह से बहुत से यूटीआई के, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे चैनल में, बहुत से लोग हमें वाया मेल करते हैं, वाया मैसेज करते हैं कि सर हमारे साथ भी इस तरह के वाकयात हो रही है, और हम कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि हम तो हमारे काम को अंजाम सही ढंग से दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत वे में हमें करने के लिए कहा जा रहा है, हम नहीं करते, तो हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से प्रेशराइज करना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ किस तरह से प्रेशराइज किया गया था उनके माध्यम से? जब भी मैं यूटीआई बोरीवली की ब्रांच थी, वहां पे मैं हेड थी, वहां की मैं ब्रांच इंचार्ज थी। तो जब मेरी ब्रांच सबसे ज्यादा बिजनेस करती थी, अराउंड 3.5 लाख का, तो इट वाज नंबर 1 इन ऑल ओवर इंडिया, तो मुझे मेरा बिजनेस सबसे ज्यादा था। जब इनको लगा कि यहाँ पे एक ऐसी व्यक्ति है जिसके वजह से बहुत पर्सनल ग्रज पे लोगों के साथ काम किया जाता है, तो जब ही उनको लगा कि इसको अभी दबाना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया कि मेरा जो है
टारगेट बढ़ा दिया एज अ ब्रांच इंचार्ज, बट मुझे वहां पे ही रखा। ओके, और मेरे बाजू में कुछ किलोमीटर ऊपर जहां पे अंधेरी में ब्रांचेस है या अंधेरी वेस्ट में ब्रांचेस है, उनको 30,000 40,000 का, मतलब हमें भी पता है कि एक हम वेस्टर्न साइड में कितने पास पास में ब्रांचेस है, और जानबूझ के ऐसे अच्छा मुझे नॉन परफॉर्मर बताया गया, क्योंकि अगर मेरा 3 लाख का है बिजनेस, तो मैं अगर नहीं कर पा रही हूं तो 7-8 साल अगर मैं नहीं कर पा रही हूं, तो नॉर्मली कोई भी कंपनी में क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, नॉन परफॉर्मर, राइट, और उसको वहां से निकाल के कोई परफॉर्मर को लिया जाता है। बट मेरे साथ ऐसे नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि मैं परफॉर्म तो कर रही हूं, बट उनको मुझे नॉन परफॉर्मर का टैग देके प्रमोट नहीं करना था, और उनको उनके जो मेरे साथ काम करने वाले हैं आज वो वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पोजीशन पे है, तो उनको वो करना था, तो मुझे नॉन परफॉर्मर का टैग दिया, जानबूझ के वहीं पे रखा। नॉर्मल केस में कैसे होता है कि काम नहीं कर रहा है, ओके उसको हटा के अच्छे वाले को लाओ, तो वो नहीं किया। इस तरीके से मेंटल हैरेस किया मुझे हर जगह पे। अगर 15 ब्रांच इंचार्ज को कहीं पे बुलाया जाता है तो जानबूझ के मुझे नहीं बुलाया जाता था। मुझे एक इटली की ट्रिप जो कानूनन मिलनी चाहिए थे, कल मैं जा रही हूं, मेरा वीजा आ गया है, तो आज मुझे रात को फोन करके बोला तुम्हारा वीजा कैंसिल, तुम नहीं जाओगी। तो इस तरीके से हैरेस किया गया, हर चीज में हैरेसमेंट ही मेरे साथ। एक तो पहले तो जो जिसको प्रमोशन मिलना चाहिए, जो उसके काबिल है, जिसने साल भर में काम किया है, उसको वो मिलना ही चाहिए। अगर वही नहीं दिया तो वो मेंटल हैरेसमेंट है। जैसे एक्सग्रेशिया है, वो अगर आदमी पूरे साल में काम करता है तो उसको वो उसके हिसाब से मिलना चाहिए। ये इनके बाप की कंपनी नहीं है कि अपने हिसाब से अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। तो मेरे अलावा और भी बहुत है। अभी भी 2018 में मैंने जॉब छोड़ा, तो 2017 से 18 मैंने काम किया, जिसका मेरे जॉब छोड़ने के ऑलमोस्ट 1 महीने बाद एक्सग्रेशिया दिया, तो ऑलमोस्ट 11 मंथ्स आई हैव वर्क। सो मुझे जो भी है वो हिस्सा मिलना चाहिए था, वो भी उन्होंने नहीं दिया। हर किसी का ये लोग खाते हैं, इनका ग्रुप है, और ये बाहर निकलना ही चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए ये चीज, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग हैं जो रिजाइन करके जाते हैं। इनके पैसे कहां जाते हैं? गवर्नमेंट कंपनी अगर है, गवर्नमेंट के रूल्स लगते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी नाम की है, बाकी सारे जो रूल है इन्होंने प्राइवेट ये गैंग भी बनाए हुए हैं। ये करप्शन के इनके ऊपर आरोप है, वही लोग आज सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, जिनको कभी सस्पेंड किया हुआ है। ये जो मिस एलेक्स है, इनको सस्पेंड किया गया था कई साल पहले, उनको केबिन के बाहर बिठाया गया था, और फिर आज वो सबसे हायर मोस्ट पोजीशन पे है। अगर कोई भी कंप्लेन करता है इसी के पास जाता है, तो वो क्यों बोलेगी कि ये मैं, तो कोई बाहर की एक्सटर्नल, इनको एक एक को लेके इनके कंप्लेन, इनके बैंक अकाउंट, इनके रिलेटिव्स के बैंक अकाउंट सब खोल दिए जाने चाहिए। इनकी सैलरी, इतने फ्लैट्स कैसे है, इतना इन्होंने कैसे जमा किया, सब निकलेगा, तो सब कुछ बाहर आएगा। ठीक है, लोग हैं, जैसे मैं भी सिंगल पेरेंट हूं, मैंने भी काफी कोशिश की कि मैं सहती जाऊं। क्यों सहती जाऊं? क्योंकि सैलरी जो दिखती है मुझे लास्ट में, जो भी 30,000 40,000 की जो सैलरी बैंक में मेरी जाती है, उसके ऊपर मेरा घर चलता है। लेकिन आदमी कितना दबते रहे, तो फाइनली मैंने ये जॉब छोड़ा। तो मेंटल हैरेसमेंट यस, यहां तक थी, रोना आता था, यहां तक था, घर आके रोज रोती थी, क्योंकि मेरे नीचे वाले मेरे ऊपर गए थे जिनकी काबिलियत नहीं थी। लगातार 3 बार मुझे प्रमोट नहीं किया जानबूझ के, बट मुझे नॉन परफॉर्मर का टैग देके वहीं पे बिठाया, वहीं पे बिठा के रखा, ताकि तुम वहीं पे रहो, तुम सड़ती रहो, तुम्हें तो हम ऊपर जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा आवाज निकलता था। मुझे सहने की आदत नहीं है, मैं किसी की सहती नहीं हूं। जैसे कि मैं आपने कुछ करप्शन का भी जिक्र किया है मिस एलेक्स के नाम पे, और बाकी जो उनके स्टाफ साथीदार थे, तो आप पैन डिपार्टमेंट में काम करते थे? मैं ब्रांच में थी। ब्रांच में, ओके। तो हमने सुना कि पैन डिपार्टमेंट में कई सा खुलासा है जिनका राज शायद आप ही को पता होगा, आप ही अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप क्या बताना चाहेंगे पैन डिपार्टमेंट के बारे में? जैसे कि पैन हमारे यहाँ पे प्रोसेस होता था, कई साल बाद ऐसे होने लगा कि कोई बांग्लादेशी लोग है या डुप्लीकेट, जिनका घर का प्रूफ नहीं है, या ऐसे लोगों के जो है पैन कार्ड बन रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक ये प्रोसेस चालू किया कि कोई एक कंपनी को डेटा इनका चेक करना चाहिए। तो हमारे यहाँ करोड़ों में पैन कार्ड बनते थे, तो हर 100 कार्ड में से एक किसी का भी रैंडमली पिकअप होगा और उसके घर में जाके देखा जाएगा, राइट, चेकिंग होगा कि क्या ये आदमी वहां रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे एजेंसीज को अराउंड 200 से, ये मैंने मेरे कंप्लेंट में भी दिया था ईडी को, जो मैंने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को जो कंप्लेंट दिया था उसमें भी था कि हर पैन कार्ड में जो मतलब एक पैन कार्ड जिसका चेकिंग होगा उसको 200 से लेके 500, मतलब जो भी उसका जैसे
सीरियसनेस है उस हिसाब से वो कंपनी को पेमेंट किया जाता था। अभी ये कंपनी का बिलिंग ऑलमोस्ट क्रोर्स में होता था, बट बीइंग इन ब्रांच मुझे कभी भी ऐसे मैंने सामने नहीं देखा कि किसी के घर में जाके चेकिंग हुआ है। मतलब चेकिंग होता था या नहीं होता था इसकी कोई जानकारी नहीं है, बट इस कंपनी को क्रोर्स में बिल बनते थे। और इस पैन डिपार्टमेंट में काम करने वाले अधिकारी जिनकी हार्डली कोई सैलरी है, उन्होंने फ्लैट्स के ऊपर फ्लैट्स बनाए गए हैं। और बिल्कुल भी देखो कहीं पे धुआं तभी निकलता है जहां पे आग होती है, ऐसे ही तो धुआं नहीं निकलता है। इस कंपनी के बारे में इतने 1000 में से अगर कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वहां जो काम करने वाले उनको भी लगता है कि हमने ये बात बाहर निकालनी चाहिए, बट वो निकलती नहीं है। ओके, सो ये जो कंपनी थी जो 200 से 500 रुपए ले रही थी, उनके ऊपर उनकी मैंने कंप्लेंट की थी कि उनका चेकिंग हो, बट वो हुआ नहीं। जैसे कि आपने एक बहुत ही लंबा कानूनन लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आई थिंक 2016 से आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कर रहे हैं, जो इनलीगल काम हो रहे हैं उनके अंदर आप चाहते हैं कि ना हो, एवं वो सही ढंग से हो। तो आपने कंप्लेंट्स की, आपने जैसे कि कुछ लेटर्स आपके हमें मिले हैं जिसमें आपने ईडी, सीबीआई, इन सारे बड़े बड़े एजेंसीज को आपने कंप्लेंट दी है। क्या इसमें से कुछ रास्ता है, कुछ इंक्वायरी डिपार्टमेंट की ओर से किया गया है जो आपको लगता है? अभी तक कोई भी कंप्लेंट मेरी क्लोज नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसे कोई भी कंप्लेंट क्लोज होने का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। सारी कंप्लेंट्स अभी भी वैध है और चालू है, बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। बट जब भी कोई भी इंक्वायरी होती है तो विजिलेंस में जाता है, लाइक मैंने सीबीआई को किया था या मैंने इकोनॉमिक अफेंस विंग को किया था, तो उनको नहीं पता है कि विजिलेंस में भी इनका ही आदमी बैठा है, तो विजिलेंस में चला जाता है और विजिलेंस से मांगा जाता है कि अच्छा इसने कंप्लेंट किया तो आप अपना वर्जन बताओ। तो हर वर्जन में, क्योंकि मुझे 1-2 में कॉपी आई जो हमारे ऑफिस ने भेजी गई है, तो हर वर्जन में उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया, मुझे नॉन परफॉर्मर का टैग दिया गया कि इसको तो इतना सारा टारगेट है, ये तो काम नहीं कर रही थी। अच्छा, अगर मैं काम नहीं कर रही थी तो मेरा बिजनेस नंबर 1 क्यों था? पूरे इंडिया में मेरा वेस्टर्न जोन में मेरा नंबर 1 क्यों था? मैं नंबर 1 होके भी मैं नेगेटिव थी, क्यों? क्योंकि तुमने जानबूझ के मुझे इतना टारगेट दिया था। तो हमेशा ये दिखाया गया विजिलेंस में कि ये तो नॉन परफॉर्मर थी, इसके लिए ये जल के कंप्लेन कर रही है, काइंड ऑफ वो टाइप का एक क्या बोलते, उसको एक अलग ही मोड़ दिया गया। और फाइनली कितना लड़ेगी एक अकेली औरत, कितना लड़ेगी जिसको इनकम भी उतना ही जरूरी उसका घर चलाने के लिए, कितना। और देखो हर किसी को अपने अपने, तो कितने जन मुझे सपोर्ट करेंगे। बट आज कोई ना कोई अनोनिमस लेटर लिख रहा है, कोई ना कोई बाहर आ रहा है, तो ऐसे ही तो नहीं बाहर आ रहा है। आपको जिस तरह से हैरेस्ट किया गया मैम, इनमें कौन कौन अधिकारी उस वक्त आपके सीनियर पर्सन थे जिनसे आपने रिक्वेस्ट तो की होगी कि मेरे साथ ये सारी गलत काम हो रही है, आप उनमें एक्शन लीजिए, तो कौन कौन अधिकारी थे? रिक्वेस्ट की और गालियां भी दी हुई है, और इन्होंने ना मुझे, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि उनको पता था वो ये कर रहे थे। मिस्टर सक्सेना जो मेन थे, फिर मिस सावंत थी, और सुशिबा अलग से मेरा कभी भी डायरेक्ट संबंध नहीं आया, बट यस बिल्कुल भी इनकी गैंग थी, ये सारे गैंग के ही लोग हैं। मिस्टर चिकले थे, बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन ये लोग किसी को रिक्वेस्ट नहीं देते। ये जब लेडी के बारे में बात करते तो मराठी में ही बाई अशी है, ह्या बाईला काय कळत नाही, काइंड ऑफ इस तरीके के डेरोगेटरी कमेंट्स ये करते। इनके जैसे घर में कोई लेडीज नहीं है, इस तरीके की बातें हमने सुनी है, ये ऐसे करते हैं, लांछन वाले बातें करते हैं, सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस दबा देते हैं। मिस्टर रतिनाम करके एक साउथ में था, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया था, रातों रात उसको रिजाइन देके उसको घर पे बिठा दिया और खत्म कर दिया, क्योंकि अगर उसको नहीं उसमें से हटाते तो वो और कुछ बातें करता, ये इनके अगेंस्ट जाती, क्योंकि ये भी इनके गैंग का ही एक सदस्य था कुछ साल पहले, उसको हटा दिया गया। सो ये काफी ऐसे लोग हैं। एक विजय लक्ष्मी करके थी, जिन्होंने सबको मेल में सारे इनका जो कोई यूनियन उसने बनाई थी और कमिटी की वो प्रेसिडेंट थी, उसने सबको मेल्स किए थे। मैंने जिसका मैं प्रूफ भी आपको दूंगी कि ये सारे कंप्लेंट्स दिए थे। रातों रात उसको यहाँ पे मुंबई में बुलाया गया, फ्लाइट से वो आई, जबकि वो फ्लाइट का उसको मतलब रीइंबर्स नहीं हो सकता था, बट उसको फ्लाइट में बुलाया, अच्छे होटल में रखा, उसको घुमाया और फिर उसको प्रमोट भी किया, और उसके बाद उसके सारे कंप्लेंट्स गायब हो गए। तो ये तरीका था इनका। तो जैसे कि आप कह रहे हो कि अगर किसी के ऊपर कंप्लेंट्स होती है तो यही जो लोग वो दबा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही लोग हैं, उनके पास ही कंप्लेंट,
जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे, यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट जो टेंडर निकलती है, कुछ हमारे सूत्र के हवाले से हमें पता चला है कि जब टेंडर कोई वेंडर डालता है या कोई कॉन्ट्रैक्टर डालता है, तो उस टेंडर में हमारे पास सबूत भी आया हुआ है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कि L1 का जो टेंडर है दूसरा बंदा देखता है, उसकी कॉस्ट कटिंग देखती है और फिर वो आगे उसमें हेरा फेरी यूटीआई के अंदर। पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि ये टेंडर की प्रोसेस ही मिस्टर सक्सेना ने बनाई थी, पहले ये सारी चीजें नहीं थी। ये दिखाने के लिए कि देखो हम सब जो कर रहे हैं वो कानूनन कर रहे हैं। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर जिसके बारे में मैंने कंप्लेन की थी वो ऐसे थे कि जो हर थोड़े दिन में ब्रांचेस को बंद करेगा और दूसरे जगह पे ब्रांच चालू करेंगे। तो पहले ब्रांच का सारा फर्नीचर ये लोग क्या बोलते हैं उसको, इसमें निकाल देते हैं, स्क्रैप में निकाल देते हैं, तो वहां पे भी इनको पैसा आता है लाखों में। अब दूसरी जो भी नई ब्रांच बनती है उसके टेंडर निकलते, एक एग्जांपल दे रही हूँ ये ब्रांचेस की, टेंडर निकलते हैं जो डेकोरेशन उनका अंदर का बिट करने का 50 लाख का या जो भी 40 लाख का काम करना है, उसके जो टेंडर निकलते हैं, तो टेंडर में जो L1 होता है वो इन्हीं के कंपनी का एक मतलब स्टाफ में से ही है, जिसके भी प्रूफ्स मैंने वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के इसको दिए हैं। एक है मिस्टर भटनागर और दूसरा है मिस्टर ज्ञानेंद्र, ये दो मैं एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। कंपस कंपनी है और एम्बियंस करके कंपनी, अभी मैथिली भटनागर उसका ही डायरेक्टर है, वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में है एवीपी। तो किस तरीके से उसको ये टेंडर मिल सकता है, उसी को तो मालूम है कि कौन सा आया है, तो हेराफेरी करके L1 में उसका टेंडर निकलता है, बाकी लोगों को तो ये कुछ पता नहीं चलता है और फिर उसी को पैसे जाते हैं। ठीक है, अब जब उसको टेंडर मिला तो कानूनन यूटीआई टीएसएल ने किसको पैसा दिया, कैंपस इंटीरियर को। ठीक है, मतलब कैंपस इंटीरियर को गए तो इसका अकाउंट तो साफ होता है। अब ये कैंपस वाला पता नहीं किसको, कैंपस वाला मतलब अपना यूटीआई टीएसएल का स्टाफ है, राइट। तो इस तरीके की हेराफेरी चलती है, जो भी टेंडर्स मिलते हैं इनके अपने लोगों को ही मिलते हैं और मिल बांट के ही खाती ही है पूरी गैंग। बट ये बाहर नहीं निकलता क्योंकि गैंग है। गैंग निकलने के लिए आप जैसे मीडिया का बहुत वहां पे होना अलर्ट जरूरी है। आप अगर इसको आगे लाओगे तो ही बात उनका आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, उनके बैंक अकाउंट चेक कर सकते हो, किसको टेंडर किया वो अगर आप चेक करोगे तो मिलेगा कि कैंपस को दिया है, एम्बियंस को दिया है। उनको कैसे दिया ये टेंडर, क्या वो कानूनन इज इट अलाउड, क्या कानूनन अलाउड है, वहां पे जो सीनियर पोस्ट पे है उसकी कंपनी वहां होना क्या अलाउड है। और एक बात मैं हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि पीएफ फंड, म्यूचुअल फंड, क्योंकि यूटीआई का पार्ट से इसमें भी बहुत से कुछ चीजें हमारे सामने आई है, कुछ गड़बड़ी घोटाला इसमें भी किया जा रहा है। तो आपने जो ईडी और बाकी डिपार्टमेंट को आपने लेटर लिखा, उसमें कुछ चीजों का जिक्र आपने भी किया, कुछ चीजों का एविडेंस कुछ वाया सोर्सेज की तरह हमसे भी आया। तो हम जानना चाहेंगे कि आपसे ये सारी चीजें है क्या आखिर में। पीएफ के बारे में भी एक कंप्लेंट मैंने ये की थी कि हमारे यहाँ पे पूरे ऑफिस में अराउंड 400 टेम्परेरीज है बच्चे जो काम करते हैं आउटसोर्स। तो तब आई थिंक इन 2014 मतलब 2014 के पहले एक लिटिल एडन नाम की कंपनी थी जो आउटसोर्स करती थी ये बच्चों को, और इनका पीएफ ये लोग काट के इनको नहीं देते थे, ये बताते थे कि हमने पीएफ में जमा कर दिया है। कुछ सोर्सेज के तहत मुझे पता चला कि ये लोगों ने कई साल से पीएफ भरा ही नहीं है, जमा ही नहीं किया। तो मैंने मेरी मॉरल ड्यूटी मुझे ऐसे लगी कि मैंने इन्फॉर्म करना चाहिए। तो तब मेरे साथ वैशाली नाइक थी जो तब रीजनल मैनेजर थी, तो हम दोनों थे और हमने तुरंत मिसेस सक्सेना को फोन किया था। मिस्टर जगन्नाथम जो अब पता नहीं कौन से पोजीशन पे, बिकॉज 2 साल से मैंने छोड़ा हुआ तो हाईएस्ट पोजीशन पे ही रहेंगे वो, तो वो थे। और मैंने इन सबको इन्फॉर्म किया था कि सर हमारे इतने इतने बच्चे हैं, उनका लिटिल एडन जो है पीएफ नहीं डाल रहे, ऐसे समझा है। तो मुझे ये बताया गया कि तुम्हें क्या लगता है कि हम काम नहीं कर रहे। फिर इस तरीके से 2-3 बार मैंने ट्राई किया पुश करने का, बट उन्होंने मुझे दबा दिया। और बाद में 1.5-2 साल के बाद पता चला कि किसी ने तो पीएफ मांगा तो वो बच्चों को पीएफ नहीं मिला। तो पता चला कि ये लिटिल एडन तो इनका पीएफ खा के, करोड़ों का पीएफ खा के भागा हुआ है। अभी ये भागा हुआ है ये हमें बताया गया, बट फिर ये सारा निग्लिजेंस का केस जिस अश्विनी को मैं बार बार बता रही थी, जो मुझे बड़ा सिर तान के बोल रही थी कि तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं करती हूँ, तो इसी लड़की को बस ये बताया गया कि इसका ये निग्लिजेंस था कि इसने पीएफ का वो ठीक से चेक नहीं किया, और हमने तो वो लिटिल एडन पे तो एफआईआर कर दिया है। बस हो गया, पैसे खा चुके ये लोग। मतलब एफआईआर किया लिटिल एडन, उनके बच्चों का पैसे का क्या हुआ।
अच्छा, जिस अश्विनी ने निग्लिजेंस किया, इतने लाखों का पैसा गया है, उसको निग्लिजेंस के लिए तौर पे थोड़े दिनों के लिए वो डिपार्टमेंट से हटाया गया, उसको एचआरडी से निकाला गया और उसको एमएफ म्यूचुअल फंड का डिपार्टमेंट दिया गया। फिर ऑलमोस्ट एक साल के बाद वो वापस वही डिपार्टमेंट में आ गई। तो मतलब इतनी सजा उसकी, इतने लाखों लोगों के, इतने 400 लोगों के लाखों में पीएफ गया है। पीएफ मतलब क्या है? गवर्नमेंट क्या करी है? उनका पीएफ गया हुआ है, उनकी जो भविष्य की पूंजी है वो गई हुई है, और उसके ऊपर क्या है? उसको बस डिपार्टमेंट में हिलाया गया और वापस उसको वही डिपार्टमेंट में वापस से और खाने के लिए पता नहीं खा रही है क्या करिए, आई डोंट नो, बट ये हुआ है। उस केस में आज तक कुछ नहीं हुआ है, उनका पीएफ उनको नहीं मिला है, ना कि लिटिल एडन के खिलाफ कुछ भी हुआ है। और बोल रहे जब भी इनका कोई शिव कुमार करके जो भी है इनके डिपार्टमेंट का, उनको जब भी ये टेम्परेरीज फोन करते, देखो इन टेम्परेरी को हार्डली 9 या 10 हजार की सैलरी मिलती है, वो जब फोन करते कि भाई हमारे पीएफ का क्या हुआ, तो इनको दबाया जाता है। सो इस तरीके का काम चले। क्या आप लोग चुप बैठेंगे? आपका पीएफ अगर कोई खाता है तो ये लोग क्यों चुप बैठे? बेचारों को 10 हजार में खरीदा है कि आपको अब मिल रही है ना सैलरी, नहीं तो पीएफ के बारे में पूछोगे तो आपकी तो जॉब चली जाएगी। तो इस हिसाब का क्यों गवर्नमेंट इसके ऊपर, मैंने तो लिखा हुआ है मेरे कंप्लेंट में, और ऐसे मैंने बहुत लोगों ने कंप्लेंट्स किए हुए, तो क्यों इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है? तो पीएफ में तो ऑलरेडी इनका पीएफ तो ये लोग खा चुके हैं। अभी जिस तरह का मैडम क्वेश्चन हमारे सामने है, जैसे कि अगर कुछ गलत यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट यूटीआई के किसी भी आला अधिकारियों के साथ होता है तो उसके लिए एक अपनी कंप्लेंट डिपार्टमेंट है जिसको हम विजिलेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। तो विजिलेंस की भूमिका क्या रहती है इसमें? विजिलेंस क्या कार्य कर रहा है? अगर आपने कंप्लेंट किया तो ऑब्वियसली वो कंप्लेंट की जो सारी चीजें विजिलेंस के पास गई होगी, तो आखिर विजिलेंस इस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? बट विजिलेंस कैसे कार्य करेगा? क्योंकि जिसके बारे में कंप्लेंट दिए जाते हैं ये लोग ही इंटरचेंज होते हैं, तो चोर का साथी चोर, तो वो क्या दूसरे चोर का? क्योंकि तुम्हारी चोरी मैं निकलवाती हूँ तो मेरी चोरी बाहर गिरेगी, बाहर आएगी, लोगों को पता चल जाएगा, तो तू तेरी भी चुप मेरी भी चुप। यही डिपार्टमेंट में मैंने सुना कि अब मिस सावंत है वहां पे विजिलेंस में, उसके खिलाफ विजयालक्ष्मी ने हजारों कंप्लेंट्स दिए और ओपन मेल लिखा है जो सभी स्टाफ को गया हुआ है, तो वो क्या काम करेगी? मिस्टर चिकले है जो ऑलरेडी उनके खिलाफ इतने सारे कंप्लेंट्स है, तो एक का मतलब साथी दूसरा है, तो क्या कंप्लेंट देगा और क्या निकलेगा? क्यों गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है? हम लोग पागल थे जो गवर्नमेंट को, मैं जो पागल थी, या इतने लोग जो पागल है कि ऐसे मतलब इतना रिस्क उठा के हम गवर्नमेंट को जाके सीबीआई के पास जाते? कोई नॉर्मल आदमी क्या सीबीआई के बिल्डिंग तक भी पहुंच पाता है? तो क्या कर रही है गवर्नमेंट फिर? जैसे कि ज्योति जी आपने हमें जितने सारे इन्फॉर्मेशन दिए उसमें से कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि करप्शन के जो लेवल है कई हद तक बहुत आगे तक है यहाँ पे। और जैसे कि म्यूचुअल फंड होगा, पेन कार्ड होगा, पीएफ फंड को लेकर आपने बातें की है कि उसका आता पता ही कहीं ना कहीं नहीं है क्योंकि सारे सिस्टम इनके अंडर है। तो मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि कौन से वो आला अधिकारी है और उनकी भूमिका क्या है इन सारी चीज़ों में? मेरे हिसाब से मिस्टर सक्सेना आने के बाद करप्शन का एक जो प्रोसेस है मेरे हिसाब से वो तब से चालू हुआ, क्योंकि तब तक ना ही कोई एनोनिमस लेटर्स आते थे, ना ही कंपनी में इस प्रकार की कोई किसी को भावनाएं थी। जो भी चल रहा था सब अच्छे से चल रहा था अकॉर्डिंग टू मी। बट उसके बाद जो भी करप्शन का जो लेवल था वो बढ़ते गया, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल कि जो मिस एलेक्स कैलकाटा में थी पहले, उनके अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशंस थे, सस्पेंड किया गया था उनके ऊपर, जो भी कार्रवाई की गई थी। तो फिर आज वो इतने बड़े पोजीशन पे कैसे है? किसी के ऊपर आज कोई आईटी का भी एक बड़ा अधिकारी है जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस चली थी, फिर आज वो सबसे बड़ा है, इतने सारे लेडीज उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो किस हिसाब से मतलब ये मेरे हिसाब से जो भी ये करप्शन है ये इनके आने के बाद चालू हो गया, टीम अप कर दिया गया। ये मुंबई में थे मिस्टर सक्सेना, बट वो कैलकाटा से फिर इनको यहाँ बुलाया गया और ये टीम अप हो गई है। तो मेरे हिसाब से करप्शन का जो हाईएस्ट लेवल उन्हीं के आई वुड से कि दिस कंप्लीट टीम इज इन्वॉल्व्ड। जैसे कि मैम हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और भी मिली हुई कि जो यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है और फिर बाकी डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे नॉन टेक्निकल पर्सन बैठे हुए हैं, जिसके कारण बहुत से समस्या जो क्रिएट होती है क्योंकि उनको शायद जहाँ तक हमें और आपको पता है कि नॉलेज ही नहीं होगा उस चीज़ का। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोगों को प्रमोशन दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, जो हमारे सोर्सेज का अनुसार हमें पता चला है कि जिनकी एजुकेशन या फिर उस लेवल के क्वालिफिकेशंस नहीं, लेकिन उनको उस पोस्ट पे बिठाया गया है।
ये तो इम्पॉसिबल है। इतनी बड़ी अगर संस्था है यूटीआई, भारत की हमारी सबसे बड़ी कंपनी है, और इतनी बड़ी कंपनी इसमें ये सारी चीज़, क्योंकि आज हम देखते हैं अगर एक छोटा सा कॉल सेंटर में भी नौकरी चाहिए होगा आपको, तो आपको उस लेवल के एजुकेशन चाहिए, एटलीस्ट 12 पास होना ज़रूरी है। लेकिन इतनी बड़ी भारत की सबसे बड़ी कंपनी और यहाँ पे एजुकेशन को रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन उठ रहे, उनके अधिकारियों पे उठ रहे, इसमें मतलब क्या है ये सारी चीज़ें? यस, ये बात बिल्कुल सही है कि जिनको एजुकेशन के हिसाब से ये कंपनी में कोई भी पोजीशन है जो नहीं दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, या आई थिंक शी इज़ वाइस प्रेसिडेंट ही है, मिस नैना कोटियन, वो एक स्टेनोग्राफर थी और आज डेफिनेटली उसने इतने साल काम किया तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। हो सकता है उसने उतना लेवल तक का काम किया होगा, आई डोंट वांट टू क्वेश्चन दैट, बट टेक्निकल क्वालिफिकेशन उनके पास क्या है, आज जो पोजीशन उनके पास है वहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। क्या उनके पास वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है? नहीं है। एचआरडी में जो एवीपी मिस्टर जगन्नाथम है, जो ट्रेनिंग करते हैं, उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, बट वो उसमें है, इसके लिए वो ट्रेनिंग करते हैं, वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं, बट वो उनको देख के कोई भी मोटिवेटेड नहीं होता। इनफैक्ट वो सबको डीमोटिवेट करते हैं, वो सबको नेगेटिव बना देते हैं। उनके पास कोई भी प्रोफेशनल ये उनको देख के, तो एटलीस्ट मैंने उनके क्रेडेंशियल पे लिखा था कंप्लेंट में कि, लेकिन मुझे आज तक वो पता नहीं चला है। तो मैक्सिमम ऐसे है 10+2 है, उनको बहुत मतलब मैंने मेरे कंप्लेंट में भी नाम दिए हुए थे, फिर उनको तुरंत उन्होंने निकाल दिया। जैसे ही मेरी कंप्लेंट गई उन्होंने निकाला बैकडेटेड, और वो भी चेंजेस किए हैं। तो बहुत बार 10+2 को भी वहाँ पे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और किसी को भी कोई भी काम दिया जाता है, नॉन टेक्निकल पर्सन को जानबूझ के टेक्निकल का, मतलब दिस इज काइंड ऑफ हैरेसमेंट। तुम बोलते हो, तुम दिखाते हो कि तुम्हारे इसमें भी एटीट्यूड में भी आता है कि तुम शायद हमारे खिलाफ बात करोगे, तो इमीडिएटली उसको दबाने की बिल्कुल कोशिश ये गैंग करती है। और आज ये सारे गैंग ऑलमोस्ट जो भी है डेप्यूटी, अभी भी कोविड में जबकि पूरा ऑफिस बंद था, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस ने पूरे ब्रांचेस चालू रखे थे, जबकि गवर्नमेंट ने बंद किया था। गवर्नमेंट ने बोला था तभी, सभी मतलब गवर्नमेंट ने बोला था, ये सब नॉन डिस्टेंसिंग सारा कुछ हुआ था तभी कि भाई सारे लोग मत आओ, तो एक एक करके ऑल्टरनेट जो भी है अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने बाकायदा बोली गई थी, पुलिस ने बाकायदा बोली गई थी, फिर भी इनके रीजनल मैनेजर ने सबको बुलाया था। मतलब ये हर जन है जो ऊपर के पोजीशन पे अपनी मनमानी कर रहे हैं, बिल्कुल उनको फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतने शातिर और इतने पहुंचे हुए लोग हैं कि क्योंकि इनको पता है सालों साल हम करते आ रहे हैं, जो भी आवाज उठाता है वो दबाता है, छोड़ के चला जाता है, हमारा कुछ भी खराब और कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके पास भी ये कुछ भी है वो बोले, आके सामने खड़े हो जाए और आपकी भी हेल्प करे, ताकि कुछ तो इसका अंजाम हो। देखिए, आज हमने कीर्ति जी से और सारे जानकारी हमने प्राप्त की है। कुछ बात कीर्ति जी हम आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम कई दिनों से, कई महीनों से यूटीआई कर रहे हैं, लेकिन यूटीआई से हमारी चैनल की या किसी भी व्यक्ति की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ काम कुछ संस्था के अंदर हो रही है जिनके कारण काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक मीडिया पार्टनर होने के नाते लोगों की आवाज़ रखना हमारी कर्तव्य है, जिस विषय पर हम काम कर रहे हैं। कीर्ति जी ने जैसे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, बहुत से चीज़ों का खुलासा, कुछ चीज़ें उन्होंने रखी है। आज उनको क्यों अपने इतनी अच्छी नौकरी को छोड़ने पे मजबूर किया गया, किन लोगों के माध्यम से किया गया, आप सभी दर्शकों ने सुना है। साथ ही साथ कीर्ति जी, आपने जो भी कंप्लेंट्स किया है, जो भी आपने स्टेप उठाया है, काबिल तारीफ है वो सारी चीज़ें, क्योंकि एक आम इंसान नहीं कर पाता है। लेकिन आपने जो चीज़ें किया है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रशासन इसमें आपको हम सहयोग करेगी, क्योंकि हमारी भारत की संविधान, हमारी कानून इतनी कमज़ोर नहीं है कि कुछ चीज़ों को ना कर सके। लेकिन एक वक्त होता है और हमें भरोसा है हमारे प्रशासन पे कि आने वाले समय पे वो कार्रवाई ज़रूर करेंगे। कैमरामैन भावेश सुर्वे के साथ सोहेबुद्दीन मंडल, नवी मुंबई।